गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 पहलवान की ढोलक, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य जगत का एक ऐसा साहित्यकार जिसने हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक कथा लेखन एवं आंचलिक रचनाओं को प्रमुखता से प्रकट किया या आंचलिक रचनाओं की विधा को जीवंतता प्रदान की और आंचलिक रचनाओं के लेखन की ओर साहित्यकारों को अग्रसर किया। उस साहित्यकार का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में जानकारी प्रदान कर दें। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को ओराई हिंगना जिला पूर्णिया, जो अब अररिया में है, बिहार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे जो इनके उपन्यास हैं, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये इनके कहानी संग्रह है। ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा जो इनके रिपोर्टाज हैं, तथा रेणु रचनावली जो इनके 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 में हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं आंचलिक रचनाओं की। आंचलिक रचनाओं में इनका लिखा हुआ मेला आंचल जो 1954 में प्रकाशित हुआ सबसे बहुचर्चित उपन्यास है। आंचलिक रचनाएं क्या होती हैं? आंचलिक रचनाएं वो होती है जो किसी ग्रामीण क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई होती है। उस ग्रामीण क्षेत्र विशेष से जुड़ करके वहाँ की भाषा, संस्कृति, लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर देती है। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को नायक बनाया। वहाँ की रीति रिवाज, खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, पात्रों के नाम आदि सब ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर इन रचनाओं में प्रकट किए जाते हैं। यहाँ पर आपके जो रचना प्रस्तुत की गई है, ये इनकी प्रमुख कहानियों में से एक कहानी है जिसका शीर्षक पहलवान की ढोलक दिया गया है। ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की एक अद्भुत क्षमता हमें दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र उनकी रचनाओं में वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। वैसे रेणु गिने चुने कथाकारों में हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत को पैदा किया। अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सुंदर सामंजस्य देखने को हमें गद्य की रचनाओं में नहीं मिलता। ये जो कहानी आपको प्रस्तुत की गई है, इन विशेषताओं के साथ रेणु की ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के आज वर्तमान में नए खेलों के आगमन होने के साथ अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जो हमारी ज़मीनी पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक भी है। एक तरह से देखा जाए तो ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्ठन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर लाकर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट था, मतलब उसमें जिजीविषा का भाव था, जीवन जीने की इच्छा थी। वो ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख वो महामारी से दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र ने जब अजय लुट्ठन नामक पहलवान की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देता है, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्ठन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यह पोल देखी जाए तो पुरानी व्यवस्थाओं की है या नई व्यवस्थाओं की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही
यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। इसमें देखिए, उस लुट्ठन पहलवान के जीवन के उस घटनाक्रम का उल्लेख किया है जिसके कारण वो पहलवान बना। बचपन में उसके माता पिता के निधन के उपरांत उसका पालन पोषण सास ने किया। उसने जब समाज में देखा कि लोग एक विधवा औरत के साथ कैसे अत्याचार करते हैं तो उन अत्याचारों से बदला लेने का भाव उसके मन में जागृत हुआ और उसने पहलवानी करना प्रारंभ किया। समय के साथ वो धीरे धीरे एक बहुत नामी पहलवान हो गया। नामी पहलवान होने के बाद वो लुट्ठन सिंह पहलवान एक बार पहलवानी के मैदान में उतरता है। पहलवानी के मैदान में श्यामनगर का जो दंगल चल रहा था उसमें वो बड़े बड़े जो पहलवान थे, जो पंजाब से आए हुए थे या दूसरी जगह से आए हुए थे या आसपास के पहलवान थे, चांद सिंह जैसे, उन सबको वो उठाकर पटक देता है। वहाँ पर वो ढोल की आवाज़ के साथ उसमें उत्साह बढ़ता है और उससे वो ढोलक ही अपना गुरु प्रतीत होता है। धीरे धीरे राजा साहब बूढ़े होते हैं और राजकुमार का आगमन होता है। राजकुमार राजा की मृत्यु के उपरांत सत्ता पर आसीन होता है और वो इन प्राचीन खेलों को बंद कर देता है। लुट्ठन जो कि राज पहलवान घोषित हो चुका था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके लिए आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। वो वापस अपने गांव लौटता है। वो गांव लौटकर गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाने लगता है, परंतु गांव के बच्चे क्या खाकर पहलवानी सीखते तो धीरे धीरे उसके शिष्य दूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उस गांव में महामारी फैल जाती है। उस महामारी के फैलने के उपरांत वो पहलवान भी उसकी चपेट में आ जाता है और उस महामारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। उस घटना को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कैसे पीढ़ियों का अंतराल, कैसे पीढ़ी का परिवर्तन सत्ताओं के परिवर्तन के साथ साथ, शौक के परिवर्तन के साथ साथ जीवन के लिए विनाशकारी भी बन सकता है या लाभदायक भी बन सकता है। उसी बात को यहाँ पर प्रकट किया गया है। प्रारंभ करते हैं जाड़े का दिन। ये वहाँ के वातावरण का, उस महामारी के समय जैसा वातावरण था, उस महामारी के वातावरण का एक भयानक चित्रण प्रस्तुत किया है। जाड़े का दिन अर्थात सर्दी का दिन। अमावस्या की रात थी, ठंडी और काली थी। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु अर्थात भय से डरा हुआ शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी हुई बांस फूस की जो झोपड़ियाँ थी, उन झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य दिखाई दे रहा था। अंधेरा और निस्तब्धता यानी सुनसान शांत वातावरण दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता जो थी वो करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर लोग उस महामारी से मर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के लोग रो रहे थे। करुण सिसकियों में उनकी आह सुनाई दे रही थी, जिसको वो शांत वातावरण दबाने की चेष्टा कर रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। ये अंधकारपूर्ण वातावरण इसलिए बताया था कि गांव में कहीं आशा का वातावरण दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि जीवन जीने की इच्छा दिखाई नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर एक पंक्ति विशेष रूप से कही गई है जिसको आपको अंडरलाइन करना है कि आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि कोई तारा अर्थात कोई व्यक्ति उस महामारी से लड़ने का प्रयास भी करता तो उसका जो जीवन शक्ति थी, उसका जो जीवन का प्रकाश था, वो भी उस महामारी से टक्कर लेते लेते बीच रास्ते में समाप्त हो जाता। अर्थात उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती और अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। अर्थात दूसरे लोग उसके इस प्रयास पर हंसने लगते। अब और भयानक वातावरण का चित्रण कर रहा है कि शियारों का क्रंदन था, मतलब शियारों के रोने का स्वर सुनाई दे रहा था और पेचक की डरावनी आवाज़, पेचक अर्थात उल्लू की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कह करना वोमिट, जिसे आप कहते हो उल्टी करना, कह करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की तेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की उस निस्तब्धता में, सुनसान वातावरण में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। अब कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की यानी अनुभूत करने की, महसूस करने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते थे।
और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर के उस भयानक वातावरण में रोने लगते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसके सारी भीषणता को ताल ठोक कर कौन ललकारती रहती थी? उस पहलवान की ढोलक। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चटदा गिड़धा चटदा गिड़धा। अब इसका मीनिंग क्या निकाला है इसने? पहलवान के दृष्टिकोण में इसका मीनिंग था यानी आजा बिड़ जा, आजा बिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़दा, इसका मीनिंग क्या निकालता था वो? यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ उस मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्ठन सिंह पहलवान, यूँ तो वो कहा करता था कि लुट्ठन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही थी। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।